हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ टेस्ट सीरीज गाइड के सेट नंबर 8 के साथ सेट नंबर 8 टेस्ट सीरीज नंबर 8 में जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेस्ट सीरीज 8 या उसी को मैं बोल रहा हूँ सेट 8 में जो जीएस का क्वेश्चन है सामान्य जानकारी टाइटल के तहत दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन हम लोग का 36 नंबर से शुरू हो रहा है। उसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में, पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36 नंबर जो क्वेश्चन है सेट 8 का, निम्नांकित में कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है? फसल से संबंधित है तो उसमें है ओणम, पोंगल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ओणम भी फसल वाला त्योहार है और पोंगल भी, ये दोनों अलग अलग राज्य में लेकिन दोनों नज़दीक में ही है। तो ओणम केरल का और पोंगल तमिलनाडु का, ये फसल से संबंधित दो त्यौहार, यानी फसल पूरा होने पर उसकी खुशी में परंपरा से वो त्यौहार मनते आ रहा है। तो ओणम त्यौहार फसल से संबंधित, फसल से जुड़ा त्यौहार ओणम केरल का और पोंगल तमिलनाडु का। तो आंसर हो जाएगा सी, 36 का आंसर सी होगा, दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर हम लोग देखेंगे। अजंता पेंटिंग संबंधित है, अजंता पेंटिंग किस काल की है? ये क्वेश्चन ऑप्शंस है हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। देखिए अजंता पेंटिंग्स के बारे में अगर बात हो तो इसमें हड़प्पा काल अगर छोड़ दीजिए तो ये तीनों काल कहीं ना कहीं अजंता पेंटिंग से जुड़ा हुआ माना जाता है। बहुत से बुकों में ऐसा है। अजंता पेंटिंग में चूंकि बुद्ध काल हम लोग बोलते हैं महाजनपद काल को, तो उसके बाद से ही वो 6ठी सदी ईसा पूर्व का है, तो लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से ही अजंता पेंटिंग को माना जाता है। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व तो नहीं, बुद्ध काल को भी हटाया जा सकता है। मौर्य काल वो अजंता पेंटिंग के काल में आएगा, लेकिन मुख्य रूप से अजंता पेंटिंग, अजंता के भित्ति चित्र जो ज्यादातर बने हैं वो किस काल के? गुप्त काल के। इसलिए यहां आंसर होगा गुप्त काल। अजंता पेंटिंग संबंधित है गुप्त काल से। ऐसे आप कह सकते हैं अजंता पेंटिंग 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसवी तक अजंता पेंटिंग, दूसरी क्या गुप्त काल का तक कहिए तो वो गुप्त काल तक, 5वीं सदी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक। और गुप्त काल की शुरुआत 3री सदी यानी 275 एडी, 3री सदी के अंतिम चरण से 4थी सदी, 5वीं सदी, तो ये ईसा पूर्व से लेकर के ईसवी तक में है। तो अजंता पेंटिंग संबंधित है। मुख्य रूप से ज्यादा अजंता पेंटिंग्स किस काल की हैं? गुप्त काल की। तो अजंता पेंटिंग संबंधित है गुप्त काल की। अजंता पेंटिंग में प्रकृति का चित्र है, साथ साथ ज्यादातर भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रों का चित्रांकन ज्यादा है। जातक कथा से रिलेटेड पेंटिंग, बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं की पेंटिंग, ये अजंता पेंटिंग में देखी जाती है। अगर यहाँ क्वेश्चन हमको आंसर डिसाइड करना है अजंता पेंटिंग कब की, तो गुप्त काल की। तो 37 का आंसर डी। अब है 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र? अब 37 का आंसर डी, गुप्त काल। 37 का आंसर डी होगा हम लोग का गुप्त काल। और 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन काल का हिस्सा नहीं था? कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज, मद्रास। तो अशोक अपने अभिलेख में ये उल्लेखित करता है कि दक्षिण का तमिल और केरल पुत्र वाला जो क्षेत्र है, यानी केरल और तमिल का जो
क्षेत्र है वो मेरे साम्राज्य में नहीं था। अंतिम रूप से वो जीता था कलिंग को। कलिंग उसका अंतिम युद्ध हुआ। वो कब? 261 261 BC, 261 BC, कहीं कहीं 260 BC भी देता है, तो 261 BC अशोक का अंतिम युद्ध। अशोक जिस युद्ध को अंतिम रूप से लड़ा वो कलिंग का युद्ध, कलिंग यानी उड़ीसा क्षेत्र। अशोक का साम्राज्य कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान तक में अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। और दक्षिण में तमिल, केरल के कुछ क्षेत्र नहीं था अशोक के साम्राज्य में, ऐसा अशोक खुद उल्लेखित किया है। तो इनमें से कौन अशोक के शासनकाल या अशोक के साम्राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? शासनकाल का हिस्सा नहीं, साम्राज्य क्षेत्र का या उसके शासन का हिस्सा नहीं था। तो इसमें मद्रास कर दीजिए, तमिल क्षेत्र के आधार पर मद्रास। तो 38 का आंसर सी, 38 का आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 39 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। और साउथ में फिर सिकंदराबाद भी है, तो सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य का मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है। और साउथ रेलवे का, सदर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई है। और तो यहाँ पर रेलवे के जितने जोन है, 17 जोन का नाम और उसका मुख्यालय वो महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन के लिए। रेलवे जोन और उनका मुख्यालय ये महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन था दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई। नेक्स्ट, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये वाराणसी को, मंदिरों की संख्या ज़्यादा होने से और काफ़ी प्राचीन शहर, भारत का सबसे प्राचीन पौराणिक शहर वाराणसी, तो वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्षा किस कारण से होता है? मुख्य वर्षा हमारा मानसून से होता है। और मुख्य रूप से किस मानसून से? तो जो एडवांसिंग मानसून है, किस मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो अरबियन सी से। लेकिन इसके अलावा वर्षा, मानसून के समय जो वर्षा होता है उसके अलावा जो वर्षा हमारा होता है वो चक्रवात भी एक कारण है। चक्रवात तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या हमारे तरफ जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तो जो महासागर, तो इन में चक्रवात भी वर्षा का, हमारे वर्षा का कारण है। तो भारत में वर्षा किस कारण से होती है? मुख्य रूप से होता है तो मानसून से। मानसून में भी मुख्य रूप से रहता है किस मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो दक्षिण पश्चिम से आती है, अरबियन सी से आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये सब मानसून से क्वेश्चन होता है। तो मुख्य रूप से वर्षा तो मानसून से। किस मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्य रूप से वर्षा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवात से भी होती है, मानसून से भी होती है, इसलिए दोनों हो जाएगा। इसलिए 41 का आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। चलिए 41 का सी, शायद बीच में एक दो का नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। 41 का सी। अब 42 नंबर पर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित है? डोलड्रम 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। पछुआ 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश। ध्रुवीय पवन 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी उत्तर दक्षिण अक्षांश। और व्यापारिक पवन उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब। ये व्यापारिक पवन का डायरेक्शन दिया हुआ है। वहां पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया हुआ है, अक्षांशीय रेंज दिया हुआ है, अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है अन पवनों का। यहाँ पर व्यापारिक पवन का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो निम्नांकित में कौन सुमेलित है? इसमें एक सही लग रहा है डोलड्रम। डोलड्रम क्षेत्र इक्वेटर के पास 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, तो डोलड्रम। तो ए कर दीजिए, डोलड्रम 5 डिग्री उत्तर अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो यहाँ 42 में ए सही है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो 42 का आंसर ए हो गया। अब थोड़ा इस पे देखिए, ये सब जो भी लिखा हुआ है ना, ये आपका कौन सा पवन है जिसको हम लोग अस्थाई पवन बोलते हैं। अस्थाई पवन,
प्लैनेटरी विंड बोलते हैं। तो ये विंड, इससे क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बता दें हम। क्योंकि इधर थोड़ा जगह लेकर के हम करें। ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ प्रेशर बेल्ट है। प्रेशर बेल्ट के आधार पर, जो सामान्य रूप से एक ताप कटिबंध के आधार पर होता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, फिर आर्कटिक सर्किल, फिर पोल, फिर इधर मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्किल, फिर पोल। यहाँ पर ताप, यहाँ पर प्रेशर के आधार पर, प्रेशर के आधार पर, तो एक प्रेशर आपका 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री यानी ऊपर में है तो 30 डिग्री नॉर्थ। फिर एक प्रेशर बेल्ट हमारा बनता है 60 डिग्री के पास, और एक ध्रुव के पास 90 डिग्री। फिर उसी तरह से 30 डिग्री नॉर्थ, और फिर 30 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री साउथ, और 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। एक अस्थाई पवन जो पोल से, विषुवत पोल से, एक अस्थाई पवन जो पोल से ध्रुव से चलने वाली पवन जो है, वो ऐसे डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और ये डायरेक्शन इधर से, ये इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं। और इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ, ये किधर से, डायरेक्शन का मतलब किधर से आ रहा है। पवन का डायरेक्शन होता है जिधर से आ रहा है, ओरिजिन की तरफ से। तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये आपका ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये नॉर्थ वेस्ट के कोने से आ रहा है। तो ये इस पवन का दिशा नॉर्थ ईस्ट के कोने से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं, पोलर विंड। पोलर विंड, पोलर विंड कहेंगे या ध्रुवीय पवन कहेंगे, ध्रुवीय पवन। और कौन सा ध्रुवीय पवन? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का ध्रुवीय पवन। फिर यहां से, तो यहां पर अब एक चीज और हम थोड़े, ये हो गया आपका लो प्रेशर, ये आप उसके तुलना में यहां हाई प्रेशर, ये आपका हो गया लो प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर। फिर इसी तरह अल्टरनेट करके ये हाई प्रेशर, यहाँ 60 डिग्री के पास लो प्रेशर, और यहाँ हो गया हाई प्रेशर। और आप जानते हो विंड ब्लोज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एक ब्लो ऐसे करता है, और इसको ध्रुवीय पवन, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन। अगर आ जाए उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा क्या होती है? तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व पवन। और फिर यहाँ पर, यहाँ से भी पवन इधर की तरफ जाएगा, इधर से। ये एक इधर से आया और एक इधर से जा रहा है। और एक पवन आप देखेंगे ठीक इसी तरह से, यहां से एक पवन इधर जाएगा, इधर की तरफ, और एक पवन यहां से जैसे इधर आ गया, और एक फिर देखिएगा यहां से इधर की तरफ, और फिर देखिएगा एक यहां से इधर, और फिर एक इधर से इधर। आप जहां भी देख रहे हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये डायरेक्शन हमने दिया है, इधर से इधर गया। तो इसको हम लोग ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ना, उत्तरी गोलार्ध, ये इसको व्यापारिक पवन कहते हैं। इसको कहते हैं, इसको ट्रेड विंड कहा जाता है, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। इसको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड के उल्टा है, थोड़ा और ऐसे होना चाहिए था, एंटी ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड।
यानी वाणिज्य विरुद्ध पवन, या इसको पछुआ पवन भी कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है एंटी ट्रेड विंड का, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में वाणिज्य विरुद्ध पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसको पछुआ पवन भी कहते हैं, इसको वेस्टर्लीज भी कहते हैं, तो इसको एंटी ट्रेड विंड भी कहते हैं, एंटी ट्रेड विंड। फिर यहां पर इसको भी ट्रेड विंड कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड, और इसका डायरेक्शन फिर क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी आप देखो, इसका डायरेक्शन भी वही है नॉर्थ ईस्ट, और इसका डायरेक्शन देखिएगा इसका तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये उल्टा है उसका, ये भी एंटी ट्रेड विंड होगा। तो इसका डायरेक्शन आप जब देखिएगा तो यहां साउथ वेस्ट है, तो ये देखिए ये नॉर्थ वेस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, और ये डायरेक्शन देखिएगा फिर ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये भी ध्रुवीय पवन, ये भी ध्रुवीय पवन, यानी पोलर विंड, ध्रुवीय पवन, ध्रुव के तरफ से। तो ध्रुवीय पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट, और एंटी ट्रेड विंड का उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट, और एंटी ट्रेड विंड का साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन साउथ ईस्ट। तो ये आपके सब बुक में भी रहता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग अस्थाई पवन कहते हैं, इसको प्लैनेटरी विंड कहते हैं, प्लैनेटरी विंड जो प्लैनेट पर हमारा अस्थायी रूप से चलता है। और इसमें याद कैसे करना है कि 0 डिग्री लो प्रेशर, उसके बाद 30 पे आप जाइए, 30, 60, 90 लो प्रेशर, एलपी के बाद एचपी, फिर एलपी, फिर एचपी, फिर नीचे एलपी, एचपी, ठीक है, एलपी, एचपी, इस तरह से अल्टरनेट जाएगा, यानी लो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब विंड ब्लोज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन डायरेक्शन उतना ऐसे नहीं ना करेंगे, डायरेक्शन कुछ है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बात होती है, पृथ्वी का जो घूर्णन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बहुत सी चीजें उसमें काम करती हैं, तो डायरेक्शन ये आपको याद करना है। तो जैसे क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में एंटी ट्रेड विंड की दिशा, या उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापार वाणिज्य विरुद्ध पवन यानी एंटी ट्रेड विंड की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद एक डोल्ड्रम की बात है, यानी वो डोल्ड्रम क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर के कारण यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री, खास करके वो इक्वेटर के पास 5 डिग्री साउथ के पास, तो ये जो ऑप्शन आपका, इसको विश्वतीय क्षेत्र कहते हैं, इसको पूरी तरह से विश्वतीय क्षेत्र कहते हैं, इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। तो यहाँ पर डोल्ड्रम की स्थिति रहेगी, तो ये यही हमारा एक सही है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री डोल्ड्रम। और बाकी जो है जैसे पछुआ पवन, इसको हमने एंटी ट्रेड विंड को पछुआ पवन बोला है, पछुआ पवन बोला जाता है। तो यहाँ पछुआ पवन जो है, पछुआ पवन हमारा कहाँ है, यहाँ पर दिया 30 डिग्री से 40 डिग्री, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री नहीं, 60 डिग्री तक है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण इस तरह से, फिर यहाँ पर भी अब देख रही, इसलिए पूरी तरह से ये सही नहीं हुआ। फिर आपका ध्रुवीय पवन 60 डिग्री से 70 डिग्री, ऐसा थोड़ी है, 90 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का ध्रुवीय पवन, ठीक है, यहाँ भी होगा, लेकिन ये पूरी तरह से इसमें से एक ही चुनना है हमको। और व्यापारिक पवन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो व्यापारिक पवन जो यहाँ पर है ये दक्षिण पश्चिम होता है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो उस तरह से ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन से उसमें ए हो रहा है, इसलिए आंसर हम लोगों ने ए किया, 42 का ए।
लेकिन सजेशन ये कि ये जो परमानेंट विंड है पृथ्वी पर, उसका डायरेक्शन, उसका सब चीज़ आपको देखना होगा और अच्छे तरह से उसको ध्यान में रखना है। आसान, लेकिन ये क्वेश्चन इससे रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से पृथ्वी की दैनिक गति निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से नहीं होता है। दैनिक गति यानी पृथ्वी की दैनिक गति यानी पृथ्वी का घूर्णन गति। तो इनमें से कौन सा चीज पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण नहीं होता है, ये चुनना है। तो दिन रात का होना घूर्णन गति सब जानते हैं। ज्वार भट्टा का आना भी घूर्णन गति से होता है, मैंने उससे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है वो भी ज्वार और भट्टा के लिए उत्तरदायी फोर्स है। फिर है स्थान की स्थिति का ज्ञान, तो ये भी दैनिक गति का बात होगा। और फिर है ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन सीधे दैनिक गति से नहीं होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति से नहीं होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिभ्रमण गति से होता है, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन से होता है। रिवॉल्यूशन यानी सन के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने से ऋतु परिवर्तन की बात होती है। ये अलग बात है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, जब घूर्णन कर रही है तभी घूम रही है, वो अलग बात है। लेकिन हमको इसमें से ऑप्शन एक चुनना है। तो निम्न में से पृथ्वी की दैनिक गति से नहीं होता है, तो उसमें आप करेंगे ऋतु परिवर्तन। तो 43 का आंसर डी, 43 का आंसर डी, और उसके पहले हम लोग 42 का आंसर ए, 43 का आंसर डी। अब नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मांग रहा है डिस्कशन। यदि ग्रीनविच पर या ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा हो तो न्यूयॉर्क में क्या समय होगा, और न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, देशांतरीय स्थिति आपको दिखाया है कि न्यूयॉर्क शहर किस देशांतर पर है, उसमें दिया है 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 74 डिग्री वेस्ट। तो न्यूयॉर्क यानी ग्रीनविच के पास अगर 12 बज रहा है तो न्यूयॉर्क में उस समय क्या समय होगा, यह हमें कैलकुलेट करना है, यह हमें बताना है। इसको हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन इस पे रहेगा। देखो, पृथ्वी पर जो दो काल्पनिक रेखाएं जो मानी गई हैं, अक्षांश और देशांतर, इन रेखाओं का मुख्य रूप से काम है किसी जगह, कोई भी साइट जो है, कोई स्थान है, कोई स्थल है, वो कहां ग्लोब पर है, पृथ्वी पर कहां है, ये रेफर करने के लिए, ये लोकेट करने के लिए दो काल्पनिक रेखाएं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। तो इन दोनों की स्थिति से, दोनों का जब, दोनों की सहायता से हम किसी ग्लोब पर किसी स्थल को सही ढंग से लोकेट कर पाते हैं, उसको ग्लोब पर उसका कहां पर पोजीशन है ये हम रेफर कर पाते हैं। साथ साथ अक्षांश से ताप की स्थिति का भी एक मोटा मोटी अनुमान लगता है कि किस ताप कटिबंध में है। देशांतर से समय की स्थिति का, देशांतर से समय की स्थिति का, यानी लॉन्गिट्यूड से समय की स्थिति का। इस पे थोड़ा शॉर्ट में हम बात करेंगे। आप देखोगे देशांतर 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा जो है वो अर्धवृत्तीय रेखा है, अर्धवृत्तीय, पृथ्वी पर अर्धवृत्तीय, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो उत्तर से दक्षिण अर्धवृत्तीय, लेकिन देशांतर को रेफर करने में पूरब या पश्चिम लगेगा, लिखा जाएगा, तो अर्धवृत्तीय रेखा। तो अगर ये 0 डिग्री देशांतर है, किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री होगा, एक लाइन 0 डिग्री, तो उस वहां तक फिर घूम के आने में 360 डिग्री हमको घूमना होगा। तो एक तरफ फिर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे करते जाओगे, हाफ आओगे तो 0 डिग्री के जस्ट अगेंस्ट में क्या होगा, ठीक उसके विपरीत क्या होगा, 180 डिग्री। फिर इधर से 1 डिग्री 2 डिग्री आ रहे हैं तो इधर 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, और ठीक 0 डिग्री के पीछे होगा 180 डिग्री। तो 0 डिग्री से
इधर अगर एक हम लोग घूम रहे हैं हाफ सर्कल और इधर घूम रहे हैं हाफ सर्कल, तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहां भी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते हुए आएगा, यहां से भी ऐसे रहेगा, और यहां 10 डिग्री पश्चिमी है तो कहीं 10 डिग्री पूर्वी भी होगा। तो 0 डिग्री के साथ पूरा पश्चिम नहीं लगेगा और 180 डिग्री के साथ पूरा पश्चिम नहीं लगेगा। अब देखिए यह टाइम की बात है, 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय में 4 मिनट का 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर तो समय में अंतर 4 मिनट। चलिए ठीक है। दूसरी बात, जब हम ग्लोब पर अगर आप ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव कर रहे हो तो समय क्या होगा, समय +4 पर डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट समय क्या होगा, बढ़ेगा अगर आप ऐसे घूम रहे हैं। और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो यानी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हो तो समय प्रति देशांतर पर इधर से 4 मिनट क्या होगा, +4 यानी मिनट, ये मिनट को दिखा रहा है, +4 मिनट, मिनट, और यहाँ -4 मिनट 1 देशांतर पर। अब हमारा क्वेश्चन है, ग्रीनविच बोलते हैं 0 डिग्री को, यहाँ तो यहाँ पर 12 बज रहा है, 12 बज रहा है दिन, 12 बज रहा है, नून हो रहा है, 12 बज रहा है यानी नून है, ऐसा ही दिया हुआ है ना, 12 बजा, दोपहर का 12, ठीक है, यानी नून। और इधर कोई जगह है, न्यूयॉर्क है, जो 74 डिग्री वेस्ट पर है, तो इधर ही होगा ना। तो ग्रीनविच, ग्रीनविच, अब आप यहां देखेंगे कि ये 12 नून और 74 वेस्ट, तो यहां पर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है दिन, तो 74 डिग्री वेस्ट पे न्यूयॉर्क है, वहां क्या होगा, थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। ये 0 डिग्री ग्रीनविच, यहां हो रहा है 12 नून, यहां कोई रेखा है, ये 74 डिग्री वेस्ट, 74 डिग्री वेस्ट, और यहां न्यूयॉर्क है। तो यहां जब 12 बज रहा है तो यहां क्या बजेगा, यही यहां क्या टाइम होगा, यही तो निकालना है। तो कितना देशांतर का अंतर है, तो 74 देशांतर का अंतर हुआ। तो जब 74 देशांतर का अंतर है तो टाइम में अंतर कितना होगा, 74 गुने 4, 74 देशांतर का जब अंतर है, 74 डिग्री देशांतर का जब अंतर है, तो टाइम में क्या होगा, 74 गुने 4, 4 चौके 16, 7 चौके 28, 29, यानी 296 मिनट का अंतर होगा, 296 मिनट। तो 296 मिनट जो हुआ, 3 घंटा में 4 मिनट कम हुआ, सॉरी 300 मिनट हो गया ना, 60 5 घंटा में 4 मिनट कम हुआ। 60 मिनट का 1 घंटा तो 300 रहता, तो 5 घंटा होता, 296 है तो 4 मिनट कम है 5 घंटा में। तो यहां से लगभग 5 घंटा पीछे समय होगा। हमने क्या बताया, आप इधर से इधर चलो, जहां का मालूम है उधर से जहां मालूम करना है चलने में, आप कैसे चल रहे हो,
तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हो तो टाइम कम होगा। तो टाइम कम होगा तो कितना, तो लगभग 5 घंटा। तो 12 बजे दिन से 5 घंटा पहले क्या होगा, तो 7 बज रहा होगा, 7 AM हो रहा होगा। लेकिन पूरा 5 घंटा कम नहीं है, 5 घंटा में 4 मिनट 296 मिनट ही पीछे जाना है, पूरा 5 घंटा नहीं, 5 घंटा से 4 मिनट कम। तो 7 बज करके 4 मिनट होगा। तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 44 का ऑप्शन डी, 44 का ऑप्शन डी, यानी 12 बजे में से 296 मिनट घटा दीजिए, 296 मिनट घटा दीजिए, यानी 4 घंटा 56 मिनट घटाइए, 4 घंटा 56 मिनट घटाइए, कितना बजे से, 12 बजे दिन से। तो आप पहुंच जाइएगा, एग्जैक्ट पहुंचिएगा 7:04 AM, ठीक है, 7:04 AM, यानी 7:04 सुबह में AM। तो 12 बजे दिन को नून कहते हैं, 12 बजे रात को मिडनाइट कहते हैं, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक के समय को AM पूर्वाह्न, और 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक के समय को PM। तो ये आपका डी हो गया, 44 का आंसर डी हो गया। चलिए हम लोग अब थोड़ा फास्ट होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? किसी ग्रह का 0 डिग्री झुकाव नहीं है, यानी सीधा स्ट्रेट नहीं है, 0 डिग्री किसी का झुकाव नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का आंसर सी होगा। और पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव आप जानते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो 45 का आंसर डी, 45 का आंसर डी। और अब 46 नंबर पर आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रम उकाई, यानी सब बांध है और इधर नदी दिया हुआ है, कौन सा बांध किस नदी पर है ये हम लोग को मिलाना है। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, उकाई जो है वो तापी पर है, पोचमपाद जो है वो आपका इस पे है, गोदावरी पर है, और सलाल जो है वो चिनाब पर है। तो इसमें खास करके शिव समुद्रम और सलाल सबको याद रहता है, शिव समुद्रम कावेरी पर और सलाल चिनाब पर। तो और सब मिला लीजिए, तो उसके हिसाब से 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऐसे उल्टा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये बांध और कौन किस नदी पर है ये हम लोग को याद करना होता है, उसके हिसाब से मिलाना था। तो आंसर इसमें बनता है आपका बी। तो 46 का आंसर बी होता है। 47 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिकतम है? तो किसका ज़्यादा प्रभावित, किस नदी का बेसिन क्षेत्र, द्रोणी क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ तक उसका पानी जाता है, या उसका बाढ़ से, या उसके डिपोजिशन से, उसके निक्षेपण से? तो गंगा का भारत में सबसे ज़्यादा बेसिन रीजन किसका है, बेसिन क्षेत्र किसका है? गंगा का। तो गंगा। तो 47 का ए हुआ। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अर्ध ज्वार के आने का समय, यानी एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में आने का समय कितना होता है? तो ये 12 घंटा 26 मिनट ज्वार, फिर ज्वार से भट्टा, फिर भट्टा से ज्वार, फिर ज्वार से ज्वार। तो ज्वार से ज्वार का टाइम होगा 12 घंटा 26 मिनट। और ये ज्वार आने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये सब ज्वार के कारण होते हैं। तो पृथ्वी पर ज्वार आने का समय अंतराल 12 घंटा 26 मिनट। अब है 49 नंबर क्वेश्चन। इधर हमारे कुछ हिस्ट्री किंग्स का नाम है और इधर उपाधि है। तो अशोक, तो यहाँ पर अशोक देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक खुद अपने अभिलेख में कहा है। तो अशोक हो गया देवानाम प्रियदर्शी। तो ए का हो गया 2। चंद्रगुप्त, इसमें जो है चंद्रगुप्त को, यानी
चंद्रगुप्त, सिर्फ चंद्रगुप्त। और देखिए यहां पर ध्यान देना होगा, चंद्रगुप्त सिर्फ कहा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम यानी गुप्त वंश का, और चंद्रगुप्त मौर्य भी। लेकिन चूंकि आपको ऑप्शन से चलना होता है तो चंद्रगुप्त यहाँ पर जो उपाधि है विक्रमादित्य का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक हमारा ऑप्शन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने को विक्रमादित्य कहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल का महानतम शासक। तो डी तो हो गया ये। फिर एक है देवानाम प्रियदर्शी अशोक का हो गया जो मौर्य वंश का शासक। अब चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपाधि जो है वो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, ये ग्रीक लेखकों ने अपने साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा है। तो ये 3 कर दीजिए चंद्रगुप्त, यह ज्यादा अच्छा था, चंद्रगुप्त मौर्य कर दिया जाता तो ज्यादा मतलब स्पष्ट होता है। तो ये हो गया सेंड्रोकोटस। तो अशोक भी मौर्य शासक, चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य शासक। चंद्रगुप्त मौर्य पहले आया, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, मौर्य वंश का। तो अशोक ने अपने को देवानाम प्रियदर्शी कहा है। बी में चंद्रगुप्त मौर्य समझ के चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लेखकों ने अपनी रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नाम दिया है एंड्रोकोटस या सेंट्रोकोटस। तो ये सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त बी के लिए हो गया। बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। अमित्र घात भारतीय साहित्यों में अमित्र घात कहा गया है, या उसको ग्रीक साहित्यों में एमिट्रोचेटस। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और बिंदुसार को एमिट्रोचेटस कहा गया है, और भारतीय साहित्यों में ब्राह्मण साहित्यों में उसको अमित्र घात कहा गया है। अमित्र घात का मतलब दुश्मनों का नाशक। मित्र का उल्टा अमित्र घात दुश्मनों का नाशक। और इस हिसाब से जब आप मिलाइएगा तो आपका ऑप्शन बी बनेगा 2 3 4 1 2 3 4 1 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है जो आसान होता है, 1-2 भी आपको मालूम रहेगा तो बन जाता है, और ये तो बड़ा फेमिलियर नाम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, या कहिए कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों नाम। उनकी सहायता से उनके गाइडलाइन में, उनके निर्देशन से वो नंद वंश को समाप्त करके मगध की गद्दी पर आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसके बाद बिंदुसार हुआ, उसके बाद अशोक हुआ, ठीक है, ये मौर्य वंश के। और अशोक के बाद मौर्य वंश के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए, जिसमें अशोक के बाद तुरंत दशरथ कुणाल हुआ। और इसके बाद मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, ठीक है। तो 50 का आंसर बी। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, ये बृहद्रथ नाम सब कंफ्यूज नहीं हो गया, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, लेकिन कहीं कहीं मगध का पहला शासक, तो मौर्य वंश तो मगध का हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, चौथा वंश है ना। लेकिन हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। लेकिन यह है कि बिंबिसार बृहद्रथ को हरा करके गद्दी पर आया, तो मगध के प्रथम शासक के रूप में भी एक बृहद्रथ है। लेकिन अगर बृहद्रथ नाम रहे, नहीं तो फिर आपको बिंबिसार रहेगा तो बिंबिसार करना होगा प्रथम शासक। लेकिन मगध के प्रथम शासक के रूप में बृहद्रथ नाम भी आता है, तो वो बृहद्रथ और ये बृहद्रथ अलग है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम बृहद्रथ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। लाल रक्त कण कहां बनता है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, जो 51 का ऑप्शन ए में है। अब 52 इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा? तो वेंटिक के द्वारा इंसुलिन की खोज। इंसुलिन
और पैंक्रियाज से जो लैंगर हैंस दीपिका है उससे इंसुलिन सेक्रेट होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। अगर वहाँ डिसऑर्डरेंस है, इंसुलिन का स्राव अगर कम हो रहा है तो आपको तब क्या होता है, कम हो रहा है तब भी डिसऑर्डर होगा, अधिक हो रहा है तब भी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से, तो पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिका से। तो इंसुलिन यहाँ पर पूछ रहा है इंसुलिन की खोज किसने की क्या था, तो वेंटिक ने। तो 52 का ए। तो नेक्स्ट आइए 53 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होता है, यानी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एटम के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उनको नाभिकीय कण कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो किसी एटम के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज यहां पर जान लीजिए, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और हाइड्रोजन का जो प्रोट्रियम है, तो हाइड्रोजन के एक समस्थानिक प्रोट्रियम में हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, वहां सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन, नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यानी ये जो हाइड्रोजन होगा इसमें एक वो प्रोटॉन होगा, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो हाइड्रोजन होगा इसमें एक वो प्रोटॉन, एक वो न्यूट्रॉन, एक वो इलेक्ट्रॉन। ये जो होगा इसके नाभिक में एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन, हम इसलिए बोले कि ऐसा भी हमने बता दिया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और कहीं क्वेश्चन आ जाए, खैर ये बहुत सामान्य सा चीज़ है, आप जानते हो तो स्कूल में अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी किस के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के इस प्रोट्रियम जो आइसोटोप्स है उसके नाभिक में, यानी उसका परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 में है, दिए गए समय वेग ग्राफ में मंदन का मान निकालिए, मंदन, रिटार्डेशन। तो ग्राफ आप देख रहे हैं, ऐसे ग्राफ आपका है, ये वेलोसिटी वेग हो गया, ये समय है, ग्राफ ऐसे है, यानी समय के साथ आपका समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी जब शुरू में जहां से आप टाइम ले रहे हो, यहां पर आप क्या देख रहे हो, वेग यहां जो दिया हुआ है 50, यानी वेग मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, यानी शुरू में उस बॉडी का वेग कितना है, जहां से आप कैलकुलेशन ले रहे हो, तो शुरू में ये यानी बॉडी क्या है, गतिशील अवस्था में है, उसका वेग क्या है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो जा रही है। और जैसे जैसे समय आप आगे बढ़ रहे हो उसका वेग कम होते जा रहा है, तो 0, 50, फिर आप देख रहे हो, तो यहाँ से आप मान लो कि ये 1 मिनट बाद ले रहे हैं, 1 सेकंड बाद ले रहे हैं, ये सेकंड में समय सेकंड में,
तो यहाँ जा रहे हो 1 सेकंड के बाद जा रहे हो, तो मान लो कि यहाँ से कुछ कम हो गया, फिर यहाँ से कम हो गया, यहाँ से कम हो गया, ये कम होता जा रहा है। यहाँ जो समय लिया है वो समय है 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड की, यानी जहाँ से कैलकुलेशन है उससे 10 सेकंड पर आप आते हो तो आपकी बॉडी इन रेस्ट हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर वेग, समय के साथ वेग परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वेग परिवर्तित हो रहा है वेग घटते हुए। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वही त्वरण एक्सेलरेशन। तो यह एक्सेलरेशन जब निगेटिव स्थिति में हो तो क्या कहेंगे, उसको रिटार्डेशन कहेंगे, उसको रिटार्डेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर निकालना क्या है, मंदन का मान यानी रिटार्डेशन का मान निकालना है। तो आप जानते हो A इक्वल V माइनस यू बाई टेकन टाइम। यहाँ V अंतिम वेग, तो अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है 50, सॉरी अंतिम वेग क्या है 0, और यानी अंतिम वेग रेस्ट हो गया ना। आरंभिक वेग क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ है 50, कितने समय में ये हो गया, तो समय हो गया 10। तो A बराबर -50/10 तो हो गया -5, और एक्सेलरेशन यानी ये त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये -5 सीधे दिखा रहा है रिटार्डेशन की बात, सीधे दिखा रहा है रिटार्डेशन। तो यहाँ मंदन जब कह देगा तो फिर माइनस नहीं होगा, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव, इट मीन्स रिटार्डेशन, वो कैलकुलेशन में चलेगा। तो यहाँ पर मंदन का मान क्या है, तो मंदन का मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए हो गया। तो 54 का आंसर हमारा ए हो गया। अब 55 नंबर, निम्नांकित पदार्थों में विद्युत का कौन चालक है, जिससे विद्युत का प्रवाह हो सकता है, कौन कंडक्टर है। तो चीनी मिट्टी नहीं है, अब्रक नहीं है, कांच नहीं है, तो एल्युमिनियम। तो चलिए 55 का डी, ये आसान है। 56, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम, तो 56 का ए। अब 57 नंबर है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो 57 का ए। और 58 है, इंडोस्कोपिक किस विधि से होता है, इंडोस्कोपिक यानी इंटरनल ऑर्गन का जो हम फोटो लेते हैं इंटरनल ऑर्गन का, इंडोस्कोपिक। तो इंडोस्कोपिक किस विधि से होता है, परावर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, और यहाँ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो इंडोस्कोपिक में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूरा मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। तो 58 का इंडोस्कोपिक किस विधि से होता है, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर 58 का हो जाएगा सी, 58 का हो जाएगा सी। और 59 हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, तो हमारा तो तारा सूर्य, लेकिन सूर्य के अलावा सेकंड जो हमारा नियरेस्ट है वो कौन है, तो याद करना है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के अलावा अन्य तारे तो अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स हैं यूनिवर्स में। तो सूर्य के बाद पृथ्वी से निकट का कौन होगा हमारा सेकंड नियरेस्ट, किसको, किस स्टार को हम लोग कहेंगे, तो वो नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। या फिर सूर्य से निकट का स्टार कौन है, सूर्य से सबसे निकट का स्टार कौन है, सूर्य स्टार है, लेकिन उसके बाद कौन सा स्टार उसका सबसे निकट में है, वो हमारे लिए पृथ्वी के लिए सेकंड नियरेस्ट हो जाएगा। तो यह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो 59 का बी। और 60 नंबर में हम लोग आते हैं, चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त होता है, ये याद कीजिएगा, चीड़ से, चीड़ से चिलगोजा प्राप्त होता है, चीड़ पेड़ से चिलगोजा प्राप्त होता है, एक फ्रूट टाइप का है। अब 61 नंबर है, निम्नांकित में किसने बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की, ये आपका करंट का हुआ।
तो निम्नांकित में किसने बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर पुरुष एकल, ठीक है, यानी मैन सिंगल खिताब अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर कौन जीता? श्रीकांत। तो ये आपका करंट का है, उसमें आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर का खिताब, पुरुष एकल खिताब जीता है। अब 62 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है। इसमें प्रसिद्ध फोवर्स पत्रिका है, पत्रिका फोवर्स। तो पत्रिका फोवर्स हाल फिलहाल में पत्रिका फोवर्स मैगजीन द्वारा जो विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें किसका स्थान क्या है, उस तरह का स्टेटमेंट है। उसमें दिया गया है 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है, ठीक है, और उसमें दिया गया है कि हमारे पहला स्टेटमेंट में कि हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका स्थान उसमें 34वां पर है। तो ये तो खैर इंफॉर्मेशन की बात है, ये भी ठीक है, उनको 34वें पर रखा गया है, ये सही इंफॉर्मेशन है। फिर इसमें है कि जर्मनी की जो चांसलर एंजेला मार्केल हैं, उनको 9वें स्थान पर रखा गया, हमारे वित्त मंत्री को 34वें स्थान पर आउट ऑफ 100 में। और फिर एक कोई है यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीना लेगार्ड, जो एक प्रभावकारी महिला, और उनको दूसरे स्थान पर रखा गया है, जो पिछले बार 22वें स्थान पर थी, इस बार सेकंड पर है। और फिर है 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की इस फोर्ब्स सूची में जिन अन्य भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, उनमें भी कुछ का नाम है, और ये इंफॉर्मेशन भी सही है। तो इसके हिसाब से ये जितने तीनों स्टेटमेंट्स का करके, ये तीनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा इशूड 100 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऑफ फीमेल साइड। तो फीमेल साइड से मैंने स्त्री 100 प्रमुख प्रभावकारी स्त्री व्यक्तित्व का एक लिस्ट है, तो उसमें किसका क्या पोजीशन है, उस तरह का जो उसने जारी किया है, उस पर आधारित ये तीनों स्टेटमेंट है। और ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो 62 का आंसर ए। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ए कोई हमारा आंसर याद करने का नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़िएगा, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उससे हो सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन भी बन जाए, अभी मतलब कमिंग जो एग्जाम्स होगा उसके लिए, या जो आप DRDO के लिए कर रहे हो। तो ये आपके लिए करंट का, तो हो सकता है कि इतना स्टेटमेंट करके नहीं दे, उसमें से एक दो जो बात है कि सीतारमण जी का कौन सा पोजीशन है, जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका, एंजेला का, उनका कौन सा पोजीशन है, तो इस तरह का भी हो सकता है। या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो हेड हैं उनको किस पोजीशन पे इस बार रखा गया पिछली बार। तो ये कॉम्परेटिव जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपका क्वेश्चन के लिए हो सकता है। और यहाँ पर इन तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट्स के जो फैक्ट्स हैं वो सही हैं, तो आंसर ए होता है। और 63वां क्वेश्चन है, 63rd नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता, ये भी आपको याद करना है। तो टोनी एन सी, ये जमैका की हैं, जो ऑप्शन बी में दिया है, मिस वर्ल्ड 2019। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसके नाम से है, तो टोनी एन सी, जो जमैका की हैं, ठीक है, इनको मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है, जमैका के टोनी एन सिंह को। और यहीं पर आप याद कर लीजिए कि भाई तो मिस दो होते, एक मिस वर्ल्ड, एक मिस यूनिवर्स भी, जो सामान्य रूप से, तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसको मिला है, तो वो एक साउथ अफ्रीका की जोजी विनी टांजी है, तो उसको मिला है, जोजी विनी टांजी को मिला है मिस यूनिवर्स 2019, मिस यूनिवर्स 2019 साउथ अफ्रीका की जोजी विनी टांजी को। तो जोजी विन्नी टॉन्जी या टुंजी लिखता है, जोजी विनी टुंजी 2019 की मिस यूनिवर्स खिताब पाई है, और वो साउथ अफ्रीका के हैं। और जमैका की टोनी एन सी 2019 की मिस वर्ल्ड की खिताब पाई है।
अब हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे जो है यानी 64th पे जो हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में हाल ही संपन्न संसदीय चुनाव में बोरिस जॉनसन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को, आप ही पहले ये याद रखिएगा कि भाई ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बोरिस जॉनसन किस पार्टी से, वहां पर लेबर पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से है, तो कंजर्वेटिव पार्टी, ये भी आपका एक फैक्ट हो गया। अब यहाँ पर है कि वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, तो वहां पर बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, फर्स्ट हाउस वहां पर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स है। हमारा फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को, वहां फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल कितना सीट है, तो 650 सीट है, जबकि हमारे लोकसभा में 545 सीट है, जो अधिकतम 552 तक किया जा सकता है, प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 545 सीट है। तो हमारे लोकसभा में 545 सीट, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट, जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से हम उससे काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर भी वहाँ के लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है हमारे तुलना में। एक ये भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में, ठीक है। तो वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स का 650 सीट में जो पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ पर जीत हासिल की है, और जिस, ठीक है, किसके नेतृत्व में, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में, तो उस पार्टी को जो जीत हासिल की है, उस पार्टी को आउट ऑफ 650 कितना सीट मिला है, ये जो रिसेंट का इंफॉर्मेशन है वही आपका आंसर है। तो जो इंफॉर्मेशन है 364 सीट उसको मिला है कंजर्वेटिव पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 के बीच संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल कितने विधेयक दोनों सदनों द्वारा मंजूर किए गए। तो इस शीतकालीन यानी पिछले शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक मंजूर हुए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन 15 विधेयक, तो ये 65 का सी हो गया। संसद के 2 लगातार सत्रों में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, यानी एक वर्ष में एटलीस्ट 2 सेशन संसद का आता है। समान रूप से 3 जो पॉपुलर सेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक विंटर सेशन बोलते हैं, बजट सेशन बोलते हैं और मानसून सेशन। ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन, ज़्यादा फेमिलियर सेशन है। विंटर सेशन, शरदकालीन सेशन जो लिखा है, उसका बजट सेशन होता है, उसके बाद मानसून सेशन। और फिर एक इन्फॉर्मेशन हमने क्या बताया कि भाई 2 लगातार संसद के 2 लगातार सेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। तो ये सेट नंबर 8 के सामान्य जानकारी यानी जनरल स्टडीज़ के जितने क्वेश्चंस थे, यानी 36 नंबर से लेकर के 65 नंबर तक, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू। फिर अगले सेट के साथ, थैंक यू।